हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल हमने वीडियो में बताया था आपको, एक तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताई थी भाजकता के नियम, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें आता है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको वह भूलना नहीं है। विशेष तौर से 3 की भाजकता का नियम और 9 की भाजकता का नियम और 11 की भाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न बनाए जाते हैं। तो 3 की भाजकता का नियम थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप भी रिफ्रेश हो जाओगे। 3 की भाजकता का नियम था, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 9 की भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 11 की भाजकता का नियम क्या था? किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित है तो वह संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित होती थी। तो इम्पोर्टेंट जो भाजकता के नियम थे वो हमने कर लिए। इसके बाद इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई के अंक ज्ञात करने के मैंने आपको 3 सेट बताए थे, 3 समूह बताए थे। 3 समूह कौन कौन से थे? एक तो 3, 7, 9 का समूह। एक समूह हमने बनाया था 2, 4, 8 का समूह। 2, 4, 8 में कोई संख्या नहीं आती है, ओनली 2 की पावर चलती है। याद करने की ट्रिक है 2, 4, 8। जैसा कि यहाँ पर हमने 3 सेट लिए थे। 3 सेटों के बारे में आपको बता देते हैं। पहला सेट कौन सा था? 3, 7, 9 अंकों वाला। दूसरा सेट था 2, 4, 8 अंकों वाला। तीसरा सेट था 0 आए, 1 आए, 5 आए या फिर 6 आए। तो इसमें तो हमने लिखा था नो चेंज, ये तो चेंज होता ही नहीं है। बात इनकी आती है, देखो याद करने की एक अच्छी ट्रिक है। इसमें क्या आता है, 2 की पावर चलती है, इसमें कोई अन्य अंक नहीं आएगा मल्टीप्लाई में। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। इनकी बात करते हैं अब हम यहाँ पर 3, 7, 9। यदि 4 का भाग घात में पूरी बार चला जाता है तो इनका इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है? 1। और इनका इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है? इनका इकाई का अंक प्राप्त होता है 6। 4 का भाग घात में पूरी बार जाता है तो इसका इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 6 और ये तो नो चेंज होता ही है। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, इकाई का अंक 1 आता है, इकाई का अंक 6 आता है और नो चेंज। नो चेंज कब होता है? जब 0 हो, आधार में इकाई का अंक, आधार वाली जो संख्या है उसका इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो पावर कुछ भी होने पर, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक वही आएगा, चेंज नहीं होता है। इसमें 1 आता है, 6 आता है जब भाग चला जाता है। भाग नहीं जाता है, जैसे 3, 4, 9, 7, इसकी पावर ले लें 107 ले ली हमने। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे आप। लगाओ 4 का भाग, 4 दूनी 8, 8 कितनी बची? 2। यहाँ पर 2 का मतलब 27। लगाओ इसमें भाग, 4 6 24, कितने बचे? 3। तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। 7 का गुणा 7 गुणा 7 3 बार कर लो, 7 दूसरा 49, 9 7 63, इकाई का अंक इसका 3 आ जाएगा। इस वाली संख्या का इकाई का अंक 3 आएगा। ऐसे यहाँ पर और भी कई सारी संख्या हो सकती है। 2 4 9 2 की पावर 203 कर लेते हैं। चलो अब इसमें भी क्या, 4 का भाग लगाएं, 4 पंजे 20, तो 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा? 8। तो ये थोड़ी सा आपका मैंने रिवीजन करा दिया। अब हम चलते आगे की ओर। बहुत ही सरल टॉपिक है। तो देखो क्वेश्चन कहाँ से बनती है। मटेरियल आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्ट स्टडी के माध्यम से सिलेक्शन लेना है। विद्वान बनना है तो उसके लिए टाइम सफिशिएंट होना चाहिए। उतना टाइम नहीं है तो कम टाइम से आप काम चला लो। कम टाइम में ज़्यादा सवालों को आप कर सकें, वही आपकी स्मार्ट स्टडी होती है। तो नेक्स्ट, बिना समय गवाते हम आगे की ओर चलते हैं। तो आज हम लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सीरीज, सम इम्पोर्टेंट सीरीज। सम इम्पोर्टेंट सीरीज, कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां। कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां, कैसे भी आप लिख लो, श्रेणियां। पहले हम यहाँ पर लेते हैं नंबर 1
1 + 2 + 3 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल इनको कहा जाता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्या 1 + 2 + 3 + n, इसको हम समेशन n कहा जाता है, सिग्मा n बोलते हैं, n × n + 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें एग्जाम्पल आपको कराएंगे। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस अप टू n का वर्ग, इसे बोलेंगे सिग्मा ऑफ n²। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। नंबर 3, प्रथम n प्रथम से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 2 3 इस तरीके से। अगर ये स्टार्ट नहीं है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, ये आप ध्यान रखना है। इसलिए हम यहाँ पर वर्ड लगा रहे हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। घन का योगफल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा n³ का n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये 3 हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है, इसे आप लर्न कर सकते हैं। ये भी हो जाए तो ठीक है, आगे की तैयारी के लिए आपको ये काम दे सकता है। ये दोनों फॉर्मूले नहीं करें तो कोई बात नहीं, इस पर क्वेश्चन मुश्किल न के बराबर है बनना। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा तो, नहीं तो इस पर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट आगे की ओर अब हम लेते हैं प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला। प्रथम n सम प्राकृत संख्या चलाएंगे, इसमें 2 + 4 + 6 प्लस अप टू कहाँ तक संख्या है? प्रथम n पदों तक आप कह सकते हैं इसे, n पदों तक। कहाँ तक गई है? n पदों तक। इसे हम बोलेंगे सिग्मा n, और ये फॉर्मूला होगा n × n + 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 प्लस अप टू +2n। अंतिम पद होता है, nवां पद होता है, उसे हम 2n से डिनोट करेंगे, शो करेंगे 2n। सॉरी, यहाँ पर हमने 2n नहीं लिख पाया है, तो यह आता है n × n + 1 होता है। तो यहाँ पर प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है प्रथम n सम प्राकृत संख्याएं। इसके बाद अब हम लेते हैं प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला। यहाँ पर ये लेते हैं प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। विषम प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से 1 3 5 प्लस और 2 ... यहाँ से कितने पदों तक हम ले रहे हैं? n पदों तक, n पदों तक। तो यह आ जाएगा सिग्मा ऑफ, इसे nवें पद को 2n - 1 कहते हैं, तो यह आ जाता है n²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3 + 5, इसका जो nवां पद आएगा उसे बोलते हैं 2n - 1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2n - 1। इसका फॉर्मूला होता है n²।
अब देखिए हमने आपको कितने फॉर्मूले लिखा दिए। लर्न भी आपको करने हैं, किस तरीके से आपको करने हैं वो आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो यहाँ पर अब आप देखिए फॉर्मूले आपको कितने मैंने लिखा दिए। एक तो ये था n इंटू एन प्लस 1/2, दूसरा फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तीसरा जो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, चौथा जो फॉर्मूला है वो था हमारा n इंटू एन प्लस 1 और पांचवा जो फॉर्मूला था वो आ गया इसमें n स्क्वायर। तो यहाँ पहला फार्मूला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा फार्मूला। तो यहाँ पर ये हमने 5 फार्मूले लिखाए थे। पहला आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फार्मूला, दूसरा आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल का फार्मूला है। यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 होता है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योगफल का, और ये होता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योगफल का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से अब इनका यूज देखते हैं कि कैसे यूज किया जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम 50 ले लो, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला, योगफल क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो डायरेक्ट आप n की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 50, और योगफल का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 50 इंटू 51/2, 2 से काट दो कितनी बार 25 बार, 25 का गुणा करो 25, 1 25 की 5, हासिल 2, 25 पंजे 125 और ये 127। तो 1275 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, दूसरा ये जो क्वेश्चन था इस तरीके से आ गया। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 का मान क्या होगा, ऐसे भी दे सकता है। तो कोई बात नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 प्राकृत संख्याएं चल रही है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। प्राकृत संख्याएं चल रही है, कहाँ तक गई हैं 10 तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितने पद हो गए 10, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, जो संख्या है वही पद है। तो 10 आ गया तो 10 पद हो गए। यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, 10 इंटू 11/2, 2 से कटिया 5 बार, 11 पन्ना 55, ये आंसर आ गया। फास्ट कैलकुलेशन भी आपको फास्ट करनी है, प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आ जाएगी कैलकुलेशन करना। एग्जाम्पल तीसरा देखो, बीच में से वो कट कर दे, जैसे इस तरीके से लिख दे 11 प्लस के 12 प्लस का 13 20 का मान क्या होगा, ऐसे भी दे सकता है। अब यहाँ पर क्या है, 1 से हम स्टार्ट इसे कर लेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, हमने ये जोड़ लिया, कहाँ तक गया है, चलो 20 तक ही ले लेते हैं, 19 आएगा 20 आएगा, ये हमने जोड़ दिया, इसमें कहाँ तक 10 तक जोड़ दिए। अब यहाँ से इसमें काउंट कीजिए आप, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका हल। इसमें हमने ऐड किया है, इस वाली संख्या में कितना ऐड किया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक ऐड कर लिया। जो ऐड किया है वो घटाना भी पड़ता है। जैसे आपसे कहा जाए कि ये 5 है, 5 में 2 जोड़ दो 2 घटा दो तो बात बराबर ही रहती है, इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये संख्या हमने इसमें जोड़ ली 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक 1 2 प्लस 3 उनका योगफल हमने माइनस भी कर दिया साथ ही साथ। यहाँ जोड़ा है, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है। हाँ, आपको दिखाई तो दे रहा होगा। अब ये आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले के माध्यम से। 1 से स्टार्ट होगी अब ये संख्याएं, तो इसका आंसर आएगा 20 इंटू 21/2, इसका आंसर आएगा 10 इंटू 11/2। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना।
2 से काटो 10 बार, और ये कितना कटेगा 5, 11 पन्ना कहाँ गया, 2 से 10 होगा, सॉरी 2 से 10 हो जाएगा, 10 बार कटेगा, और ये हो जाएगा 55। तो यहाँ पर पहले हम इसमें से पूरा 60 माइनस कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 155। तो इस तरीके से ये सवाल आ जाते हैं, कभी बीच में से स्टार्ट हो जाता है तो 1 से लेकर के उतना ही आप जोड़ लो, उतना ही आप घटा लिया करें। जैसे हमने ये माइनस कर दिया तो इससे क्या बात बराबर हो जाती है, 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1 से स्टार्ट हो जाता है तभी आपका फॉर्मूला लगता है, अन्यथा आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इस फॉर्मूले पर आधारित ये प्रश्न हो गया। इसी टाइप से आप इस पर आधारित प्रश्न कर सकते हो, इस पर आधारित प्रश्न कर सकते हो। मैं नहीं करा रहा, इस पर सवाल आने के न के बराबर चांस हैं, इसलिए अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं समप्राकृत संख्याओं के योगफल वाले फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन। हाँ, पहले मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, 4 करा दिए। जो भी सीरियलिटी है वो आप देख लेना। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पर 10 यानी प्रथम 10 समप्राकृत संख्या इसने कह दी, यानी n की वैल्यू उसने दे रखी है कि n की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 10। तो आप यहाँ n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10। योगफल का डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू n प्लस 1, तो 10 इंटू 11, 110 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर वो ऐसे दे दे 2 + 4 + 10 का मान क्या होगा, इसमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सवाल है, क्योंकि ये समप्राकृत संख्याएं चल रही है। कहाँ तक है ये, 10 तक लग रहा है, लेकिन 10 तक है नहीं है। यहाँ पर 10 पदों की संख्या नहीं है और यहाँ पर पदों की संख्या 10 है। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ प्रथम 10 नहीं है, ये गौर से देखिए, यहाँ से आप इन संख्याओं को लिखेंगे तो मात्र आपको कितनी संख्या नजर आएंगी, 5 नजर आ जाएंगी। क्योंकि लिख के देख लो, बोले 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। इनको गिनना कितनी हो रही है, 5 हो रही है, 1 2 3 4 5। ऐसा लग रहा है कि यहाँ n की वैल्यू 10 है, 10 नहीं होगी n की वैल्यू। तो यहाँ n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 5 हो जाएगी। तो वो कैसे निकलती है, हमारा nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 2n होता है। 2 से स्टार्ट होती हैं समप्राकृत संख्याएं, तो उसका अंतिम पद होता है वो 2n होता है। तो यहाँ 2n बराबर क्या है, 2n बराबर 10, तो n की वैल्यू आ गई 10/2 बराबर 5। बस n की वैल्यू आ गई आपके पास, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए योगफल बराबर होगा n इंटू n प्लस 1, 5 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर अब हम चलते हैं, विषम प्राकृत संख्याओं की ओर चलते हैं। प्रथम ऐसे ले लेते हैं, प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 15, तो यहाँ डायरेक्ट n की वैल्यू अब आपको मिल गई, क्योंकि उसने कह रखा है कि कितनी विषम प्राकृत संख्या है, 15 विषम प्राकृत संख्या हैं। तो यहाँ n की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है, तो योगफल का आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। योगफल इक्वल टू n स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे 1 + 3 + 5 + 19,
विषम संख्या ही आएगी क्योंकि विषम संख्या चल रही हैं। का योगफल क्या होगा? 19 दे दे या 49 दे दे, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। का योगफल क्या होगा? तो यहाँ 49 पद नहीं है, ये nवां पद कहलाता है, अंतिम पद कहते हैं इसे। तो विषम जो प्राकृत संख्याएं चलती हैं उसके अंतिम पद को हम कहते हैं 2n-1। ये मैंने लिखाया था। तो हल देखिए इसका, यहाँ 2n-1 इक्वल टू 49, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया? 49 प्लस 1। -1 को उस साइड में ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, -1 को उधर ले, बराबर के उधर जंप मारो इसे। तो यहाँ से 2n इक्वल टू 50, n इक्वल टू आ गया 25। हैंस योगफल हो जाएगा n स्क्वायर। इसका मतलब 25 का स्क्वायर, 25 625, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आंसर जल्दी बता सकते हो। तो 30 तक स्क्वायर तो आप याद कर ही लो। जल्दी आप सवाल सॉल्व करना है तो बिल्कुल, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या है, जटिल हो जाएगी कैलकुलेशन आपकी। तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए आपको ये 30 तक स्क्वायर तो लर्न करने ही करने हैं, ये ध्यान रखना। इस टाइप के सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं सीरीज बेस। अब कुछ एक नया टॉपिक आता है आपका, उसे और लेते हम। कोई संख्या है, 1 से n तक की संख्या में एक ही गुणजों की संख्या ज्ञात करना। 1 से 100 तक की संख्याओं में 5 के गुणजों की संख्या, 6 के गुणजों की संख्या, या आप ऐसे कह सकते हैं 1 से 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं, वो देखो। अब हम लेते हैं 1 से n तक की गिनतियों में एक ही गुणजों की संख्या ज्ञात करना। 1 से n तक की गिनतियों में एक एक गुणजों की संख्या ज्ञात करना। 1 से n तक की गिनतियों में गुणजों की संख्या। देखो, जैसा कि मैंने बताया था 1 से 20 तक की गिनतियों में 9 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी होंगी? 9 से विभाजित 1 से 20 तक की गिनतियों में 9 से विभाजित संख्या एक तो 9 हो गई और एक 18 हो गई। तो जो लास्ट वाला 20 है उसी को हम 9 से डिवाइड करेंगे और उसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे। तो 9 दूनी 18, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आता है। 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 2.2 का महत्तम पूर्णांक क्या आएगा? 2 ही आएगा। यहाँ पर जो पूर्णांक होता है वही इसका मान प्राप्त होता है। इसे महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इसका पूर्णांक मान हमें बताना होता है, 2 आता है। महत्तम, वो भी महत्तम। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, सर्वप्रथम n को a से विभाजित कर प्राप्त परिणाम का महत्तम पूर्णांक मान महत्तम पूर्णांक फलन के अनुसार महत्तम पूर्णांक मान ज्ञात किया जाता है। यही मान a के गुणजों की संख्या के बराबर होता है। a के गुणजों की संख्या के बराबर होता है। ये ध्यान।
यहाँ पर अब हम ये नहीं बता रहे कि इसका भाग क्यों लगाया जाता है, अब आप समझ जाइए, ज़्यादा हम डीपली नहीं पढ़ा रहा, आपको कॉन्सेप्ट ही बस ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं अब हम 1 से 50 तक की गिनतियों में 1 से 50 तक की गिनतियों में 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी? कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो यहाँ पर हल करने के लिए जो 50 है, 50 में हम 6 का क्या लगा देंगे? भाग, इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे। 6 48, 8 6 48, कितने बचे? 2, 2/6 आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 ही होगा। अतः 6 से विभाजित संख्याएं 8 होंगी। 6 से विभाजित, इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब आप समझ गए। तो इसका आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। 6 से, चलो लिख दो एक बार, विभाजित संख्याएं बराबर 8 होंगी। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर आधारित हम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये लो। 1 से 100 तक की गिनतियों में कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर 13 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी? कितनी संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक की गिनतियों में 13 से विभाजित, तो 100 में हम भाग लगा देंगे 13 का। 13 7 91, कितने बचे? 9, 9/13। तो ये पूर्णांक बता देता है कि ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो ये दे दे 20 से 120 तक, 20 से 120 तक 9 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट होंगी तभी ये फॉर्मूला काम करता है। तो 1 से 20 तक की हम 9 से विभाजित संख्या निकाल लें, और 1 से 120 तक की, 1 से 20 तक और 1 से 120 तक। तो ये जो संख्याएं आएंगी उनमें से हम ये वाली माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 20 से 120 वाली संख्याएं आ जाएंगी जो विभाजित होंगी 9 से। दोबारा कॉन्सेप्ट समझो। उसने पूछा है 20 से 120 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी। तो हमने सोचा कि 1 से, हम जानते हैं 1 से 20 तक की संख्या निकाल लेंगे 9 से विभाजित, और 1 से 120 तक की निकाल लेंगे। तो 1 से 120 तक की संख्या में 9 से विभाजित जो संख्या है उनमें से माइनस कर देंगे 1 से 20 तक की संख्याओं में 9 से विभाजित होने वाली संख्या है, उनको माइनस किया जाएगा। तो कैसे करेंगे? 120 में भाग लगा दो 9 का, 20 में भाग लगा दो 9 का, बड़ी संख्या में पहले, फिर छोटी संख्या में 9 का भाग लगाओ। 9 1 9, 3 बचे, 9 3 27, ये आंसर आएगा। 9 दूनी 18, कितना आंसर आ गया इसका? 11। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 से n तक की संख्याओं में, 1 से n तक की गिनतियों में a से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं की संख्या हमने ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक हमने जो आपको पढ़ाया है, लगभग नंबर वाला जो सिस्टम है वो फिनिश होने की कगार पर है। एक वीडियो और बन जाएगी और आपके नंबर सिस्टम पूर्ण रूपेण फिनिश हो जाएगा। तो इस पर आधारित जो PDF है उस PDF में से आप सवाल कीजिए। बिल्कुल PDF में से ही सवाल आपके फंसेंगे। जो कॉन्सेप्ट हैं उसी कॉन्सेप्ट बेस पर ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप विश्वास रखें,
एक बार आप PDF में से सवालों को करने की कोशिश करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो जाएगा। मैं केवल PDF की नहीं कह रहा, आप किसी भी अदर बुक या क्वेश्चन को लगा करके देखिए, अपने आप उसके सवाल निकलने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है? तो यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जहाँ तक है वहाँ तक आप इसे शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूअर आएंगे तो मेरी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहेगी। कंटिन्यूटी न तभी रहेगी जब व्यूअर मुझे देखने के लिए मिलेंगे। व्यूअर बढ़ेंगे तो मेरी कंटिन्यूटी चलती रहेगी, अन्यथा व्यूअर डाउन होते हैं तो आप समझ जाइए कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ यहाँ पर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है डीमोटिवेट करना या फिर मोटिवेट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।